वेलकम टू आरएस लॉ क्लासेस। हम शुरू करते हैं द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 का है और ये हिंदी में अपराधी परिवीक्षा अधिनियम। सबसे पहले अपराधी परिवीक्षा अधिनियम क्यों बनाया गया और इसका अर्थ क्या होता है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, ये हमें जानना जरूरी है। दंड के बहुत से प्रकार पहले से चले आ रहे थे, जैसे प्रतिशोधात्मक, प्रतिरोधात्मक, प्रतिकारात्मक और सुधारात्मक। तो जिस तरह से दंड के कठोर प्रावधान थे, धीरे धीरे उनमें शिथिलता आई। तो वर्तमान कंडीशन में सुधारात्मक प्रयत्न पर ज्यादा बल दिया गया और उसी प्रणाली को अपनाते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का जन्म हुआ। परिवीक्षा का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ना ताकि वह स्वयं में सुधार करे, और यदि वह व्यक्ति स्वयं में सुधार कर लेता है तो उसे सजा से उन्मुक्त कर दिया जाता है। यहाँ पर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का जो एक्ट संख्यांक है वो है 20। किसका 20? 1958 का। यहाँ पे ये ध्यान रखने की बात है क्योंकि हम उदाहरण के तौर पे देखते हैं सीआरपीसी जो एक्ट का ईयर है 1973 है, जबकि उसका एक्ट नंबर है 1974 का एक्ट नंबर 2। यह अधिनियम अधिनियमित हुआ था 16 मई 1958 को। अब यहाँ पर लागू होने की तारीख हमने नहीं पढ़ी है क्योंकि सभी राज्यों में लागू होने की तारीखें इसमें अलग अलग है, तो हमें राजस्थान की मुख्य तौर पर याद होनी चाहिए। राजस्थान में इसमें लागू होने की तारीख है 1 अक्टूबर 1962। इसका उद्देश्य है अपराधियों को परिवीक्षा पर या सम्यक भर्त्सना के पश्चात छोड़ दिए जाने के लिए इससे संबंध बातों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम। दो बातें मुख्य तौर पर इसमें बताई गई है। पहला, परिवीक्षा। परिवीक्षा होता है इंग्लिश का प्रोबेशन और लैटिन वर्ड है प्रोबेर। प्रोबेर का अर्थ होता है परीक्षा लेना। परिवीक्षा का लाभ जब अपराधी को पूरा विचारण हो जाता है और दंड के प्रश्न पर सुना जाता है तो उसे दंड देने से पहले ही परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है, और ताकि वो समाज की मुख्य धारा में स्वयं को मिला सके और स्वयं में सुधार कर सके। और दूसरा है भर्त्सना पर छोड़ना। भर्त्सना का अर्थ होता है चेतावनी देकर छोड़ना या डांट फटकार कर छोड़ना। तो जब परिवीक्षा था तो भर्त्सना की क्या जरूरत है? तो यहाँ पे दोनों में एक अंतर है। भर्त्सना में छोटे अपराध आते हैं, 2 वर्ष तक के अपराध आते हैं जिनमें डांट फटकार कर छोड़ा जा सकता है बिना बंद पत्र भरवाए, जबकि परिवीक्षा में मृत्यु और आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध को छोड़कर बाकी अपराधों में परिवीक्षा पर सुना जा सकता है और इनसे बंद पत्र भरवाया जाता है। तो ये दो अलग अलग कंडीशन है, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। हम जब पढ़ते हैं तो उनमें कुछ बातों को हम ध्यान रखते हैं, जैसे उसका शॉर्ट नेम क्या है। तो हमने अभी परिवीक्षा अधिनियम पढ़ा। परिवीक्षा का अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958, ईयर है इसका 1958 और एक्ट नंबर क्या है 20। इसका उद्देश्य हमने अभी पढ़ा है परिवीक्षा पर छोड़ना और सम्यक भर्त्सना पर छोड़ना, और इससे संबंधित बातों के लिए ये अधिनियम बनाया गया। इसके इनेक्टमेंट की डेट है 16 मई 1958 और एनफोर्समेंट की डेट सभी राज्यों में अलग है, इसलिए हमें सिर्फ राजस्थान की याद रखनी है 1 अक्टूबर 1962। और इसमें चैप्टर्स इसमें नहीं है। सेक्शंस इसमें 19 सेक्शंस है। इसमें कोई शेड्यूल नहीं है, कोई अमेंडमेंट नहीं है और कोई अन्य बात जैसे कौन से धाराएं जुड़ी है, कौन सी नहीं जुड़ी है या कोई बात होती है तो वो ऐसी कुछ भी इसमें नहीं है। ये बातें बताने के उद्देश्य ये है कि जब आप कोई भी एक्ट शुरू करते हैं तो उनमें आपको शुरुआत में क्या क्या याद करना होता है, जिसपे फैक्ट पे प्रश्न बनते हैं। तो उसका शॉर्ट नेम होता है, ईयर, एक्ट नंबर, उद्देश्य, उसके अधिनियमित होने की तारीख, उसके पारित होने की तारीख, अध्याय, सेक्शंस, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसके कितने आर्टिकल्स है, शेड्यूल्स, अमेंडमेंट और कोई अन्य बात है, तो ये बातें हमें जानना आवश्यक है। परिवीक्षा अधिनियम की धारा, कुल जो धाराएं हैं वो 19 है
उसको हम संक्षिप्त तौर पर देखते हैं। यहाँ पर हमें धाराएं याद करनी है और उनको डिटेल जब हम पढ़ेंगे तब देखा जाएगा। फिलहाल धारा ये कहती है, धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, और धारा 2 परिभाषा। ये तो 2 धाराएं हैं, लगभग सभी अधिनियमों में समान होती है, तो इससे याद करने में दिक्कत नहीं आएगी आप सभी को। धारा 3 और धारा 4 को हम साथ में याद करेंगे, क्योंकि जब हमने उद्देश्य पढ़ा था उसमें देखा था परिवीक्षा पर छोड़ना और भर्त्सना पर छोड़ना। तो ये भर्त्सना की बात है जो छोटे अपराधों के संबंध में, ये धारा 3 में आ जाती है, और परिवीक्षा की बात धारा 4 में आ जाती है। तो धारा 3 कहती है, कतिपय अपराधियों को भर्त्सना के पश्चात छोड़ देने की न्यायालय की शक्ति। कतिपय का अर्थ होता है कुछ, तो यहाँ पर भर्त्सना पर छोड़ा जाता है। धारा 4 कहती है, अपराधियों को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने की न्यायालय की शक्ति। यहाँ पर थोड़े बड़े अपराध आते हैं, किंतु मृत्यु और आजीवन कारावास के संबंध में परिवीक्षा पर नहीं छोड़ा जाता। धारा 5 कहती है प्रतिकर के बारे में। जब धारा 3 और 4 हमने पढ़ी, तो 3 और 4 के बाद में न्यायालय प्रतिकर का आदेश भी दे सकता है। तो धारा 5 कहती है, छोड़े गए अपराधियों से प्रतिकर और खर्चे देने की अपेक्षा करने की न्यायालय की शक्ति। धारा 6 कहती है, किसको छोड़ा जाएगा? 21 वर्ष से कम आयु वाले अपराधियों के कारावास पर निर्बंधन। तो 21 वर्ष से कम आयु के जो अपराधी है उनके संबंध में है परिवीक्षा का लाभ दिया जाएगा। धारा 7 कहती है, परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट का गोपनीय होना। जब हमने परिवीक्षा पर उसे छोड़ा या फिर 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को जब सजा दी जाती है और न्यायालय कारण लिखता है, तभी देता है जब वो परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार कर लेता है। तो यहाँ पे ऐसी मांगी गई रिपोर्ट गोपनीय मानी जाएगी। धारा 8 कहती है, परिवीक्षा की शर्तों में फेरफार। जब धारा 4, ध्यान देने की बात है, धारा 8 और धारा 9 ये दोनों ही धारा 4 के संबंध में है, क्योंकि यहाँ पर हमने बंद पत्र भरवाया, बंद पत्र में शर्तें लगाई, तो परिवीक्षा की शर्तों में फेरफार किया जा सकता है धारा 8 के अनुसार। और धारा 9 कहती है, जब अपराधी बंद पत्र की शर्तों के अनुपालन में असफल होने की दशा में क्या प्रक्रिया न्यायालय द्वारा अपनाई जाएगी, इसके संबंध में। धारा 10, जब बंद पत्र भराया जाता है तो वो प्रतिभू सहित या रहित कैसा भी हो सकता है। तो प्रतिभुओं के बारे में उपबंध बताया गया है धारा 10 में। इसे हमें सिर्फ टाइटल याद करना है, इसके अंदर का मैटर इम्पोर्टेंट नहीं है, ना प्री के लिए ना मेंस के लिए। धारा 11 अपील और पुनरीक्षण के संबंध में है। अधिनियम के अधीन आदेश देने के लिए साक्ष्य न्यायालय, अपील और पुनरीक्षण, और अपीले और पुनरीक्षण न्यायालय की शक्तियां। अपील और पुनरीक्षण क्या होगा और उनकी न्यायालय की शक्तियां क्या क्या होगी, वो धारा 11 में हम पढ़ेंगे। धारा 12 कहती है, दोष सिद्धि से संलग्न निरर्हता का हटाए जाना। दोष सिद्ध जब व्यक्ति हो जाता है और उस व्यक्ति को प्रोबेशन पर छोड़ा जाता है, तो प्रोबेशन पर छोड़ा गया व्यक्ति शर्तों का पालन जब कर देता है तो उसे कोई भी नियोग्यता लागू नहीं होती है। लेकिन यदि वो व्यक्ति शर्तों का पालन नहीं करता है और उसे मूल अपराध से दंडित किया जाता है, तब उसकी ये बात लागू नहीं होती है, वो नियोग्य हो जाता है। धारा 13 कहती है परिवीक्षा अधिकारी, और धारा 14 परिवीक्षा अधिकारी के कर्तव्य। जैसे 3 और 4 महत्वपूर्ण धारा है, वैसे ही 13 और 14 ये भी महत्वपूर्ण धारा है प्री और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए। यहाँ पे परिवीक्षा अधिकारी को परिभाषित किया गया है 13 में, और 14 में परिवीक्षा अधिकारी के कर्तव्य बताए गए हैं। धारा 15 से लेकर 19 तक हमें टाइटल याद करने हैं, इसमें ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहला 15 कहता है, परिवीक्षा अधिकारियों का लोक सेवक होना। लोक सेवक को परिभाषित किया गया है आईपीसी की धारा 21 में, तो उसके अनुसार परिवीक्षा अधिकारी लोक सेवक माना जाएगा। धारा 16 कहती है, सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण। धारा 16 के अनुसार कोई भी कार्रवाई, जब ऐसा कोई अधिकारी सद्भाव पूर्वक कार्रवाई कर रहा होता है तो उसे संरक्षण प्रदान करता है धारा 16। धारा 17 कहती है, नियम बनाने की शक्ति। नियम राज्य सरकार बना सकती है केंद्र सरकार के अनुमोदन से। धारा 18 कहती है, कतिपय अधिनियमितियों के प्रवर्तन की व्यावृत्ति। कुछ अधिनियम हैं जिन पे प्रोबेशन एक्ट लागू नहीं होता है, तो उनको भी हम पढ़ेंगे धारा 18 में। और धारा 19 कहती है, संहिता की धारा 562 का कतिपय क्षेत्रों में लागू न होना। यहाँ पे संहिता, जो पुरानी संहिता थी 1898 की, उसके संबंध की धारा है, जबकि वर्तमान में 1973 की धारा है उसकी 360।
तो 360 पर प्रोबेशन एक्ट का इफेक्ट नहीं होगा और यहाँ पर जो प्रिवेल करेगा वो प्रोबेशन एक्ट प्रिवेल करेगा। यहाँ 360 और प्रोबेशन एक्ट अलग अलग धाराएं हैं, एक दूसरे पर इफेक्ट नहीं डालती है। संक्षिप्त तौर पर वापस देखते हैं हम इसे। पहला और दूसरे को साथ याद रखना है, संक्षिप्त नाम और परिभाषा। तीसरे और चौथे को साथ याद रखना है, भर्त्सना पर छोड़ना और परिवीक्षा पर छोड़ना। फिर जब 3 और 4 में छोड़ा जाता है तो 5 में प्रतिकरण लिया जाता है। और 6 कहता है 21 वर्ष से कम आयु के अपराधियों को कारावास नहीं दिया जाएगा। और 7 कहता है परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट गोपनीय माना जाता है। 8 और 9 ये दोनों ही 4 के संबंध में है। जब परिवीक्षा की शर्तों में फेरफार करना होता है तो धारा 8 लागू होती है, और जब बंद पत्र की शर्तों का अनुपालन अपराधी द्वारा नहीं किया जाता है तो धारा 9 में उसकी सजा का प्रावधान दिया गया है। जब बंद पत्र भराया जाता है तो प्रतिभूति होते हैं, तो श्योरिटीज के बारे में उपबंध धारा 10 में है, और धारा 11 अपील के संबंध में और पुनरीक्षण के संबंध में है। धारा 12 कहती है नियोग्यता नहीं रहेगी। जब किसी अपराधी को परिवीक्षा पर छोड़ा जाता है तो वो किसी भी प्रकार की नियोग्यता उसमें नहीं रहती है। जैसे अगर कोई एग्जाम में बैठना हो तो एग्जाम दे सकता है, चुनाव लड़ना हो तो उसमें वो भाग ले सकता है। धारा 13 और 14 इन दोनों को साथ में याद रखना है आपको। ये है परिवीक्षा अधिकारी और उसके कर्तव्य। 15 से लेकर 19 में टाइटल याद रखने हैं आपको। परिवीक्षा अधिकारियों का लोक सेवक होना, सद्भाव पूर्वक कार्रवाई के लिए संरक्षण, नियम बनाने की शक्ति, कतिपय अधिनियमों के प्रवर्तन की व्यावृत्ति और संहिता की धारा 360 का इस क्षेत्रों में लागू न होना। यहाँ पर हमने धाराएं देख ली। तो हमने अभी तक में क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले उसका संक्षिप्त नाम, ईयर क्या है, ईयर 1958, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, संख्यांक है 20, अधिनियम हुआ 16 मई 1958 को और लागू हुआ राजस्थान में 1 अक्टूबर 1962 को। और यहाँ पे उसका उद्देश्य हमने पढ़ा परिवीक्षा और भर्त्सना के पर छोड़ने के संबंध में, और उसकी कुल धाराएं 19 है और 19 धाराओं के टाइटल को हमने अभी तक देखा है। अब हम ऊपरी तौर पर देखते हैं कि प्रोबेशन एक्ट के लक्षण। पहला, अपराधी को परिवीक्षा पर छोड़े जाने हेतु आयु, लिंग या पूर्व दोष सिद्धि आदि संबंधी पाबंदियां जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 के अधीन है, वह इस अधिनियम के अधीन परिवीक्षा पर छोड़े जाने वाले अपराधी के प्रति लागू नहीं होती, और यह अधिनियम सभी अपराधियों के प्रति बिना भेदभाव के लागू होता है। धारा 360 के उपबंध है, उसमें कुछ पाबंदियां ज्यादा है। तो यहाँ परिवीक्षा अधिनियम जब हम देखते हैं इसमें इतनी पाबंदियां नहीं है, वो सभी अपराधियों पर समान रूप से लागू होता है। लेकिन यहाँ पर मृत्युदंड और आजीवन कारावास के संबंध में लागू नहीं होता है। ऐसे अभियुक्त को छोड़कर जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय है, न्यायालय अन्य किसी भी अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ सकता है। अपराधी को परिवीक्षा का लाभ दिया जाए या नहीं, यह तय करने के लिए अधिनियम में परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जांच तथा अपराधी के चरित्र या पूर्व वृत्तांत के बारे में न्यायालय को अवगत कराया जाता है। इससे न्यायालय को अपराधी को दंडादेश करने में पर्याप्त सहायता मिलती है। यहाँ पे एक लक्षण यह है परिवीक्षा अधिकारी की नियुक्ति। जब परिवीक्षा अधिकारी अपराधी पर पर्यवेक्षण रखता है तो उसके संबंध में जांच करता है, रिपोर्ट तैयार करता है, चाहे उसके वृत्तांत के बारे में है, चाहे घर के दशा के बारे में, उसकी परिस्थितियां हो, उसके चरित्र हो, उसके अपराध की प्रकृति हो, उस सभी के संबंध में। और ऐसी रिपोर्ट जब न्यायालय में दी जाती है तो न्यायालय को इसमें सहायता मिलती है कि अपराधी को क्या सजा देनी चाहिए या छोड़ दिया जाना चाहिए। परिवीक्षा का मूल सार है दंड को निलंबित रखा जाना, ताकि परिवीक्षा की शर्तों का उल्लंघन होने की दशा में अभियुक्त को दंड स्वयं पुनः प्रभावी हो सके और उसकी पुनः विचारण की आवश्यकता न रहे। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, मूल सार इसका है दंड को निलंबित रखा जाना। इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि जब उसने अपने परिवीक्षा की अवधि पूरी कर ली उसके बाद उसको सजा मिलेगी उस अपराध के लिए, नहीं। जब उस अपराधी ने
परिवीक्षा में जो रखा जाता है और शर्तों का पालन किया है उसके बाद उसे उन्मुक्त कर दिया जाता है, उसे सजा नहीं दी जाती है। सजा कब दी जाती है? जब वो शर्तों का पालन नहीं करता है तब सजा दी जाती है। और यहाँ पर निलंबित रखने का अर्थ ये हुआ है कि जब वो शर्तों का पालन नहीं करता है तब वो दंड पुनः प्रभावी हो जाता है। अब इतना ट्रायल जब चला था उसके संबंध में, क्या उसने दंड शर्तों का पालन नहीं किया तो वापस विचारण किया जाएगा? नहीं, यहाँ पर पुनः विचारण की आवश्यकता से बचने के लिए दंड को निलंबित रखा जाना ये बताया गया है। परिवीक्षा पर छोड़े गए अपराधी पर ऐसी शर्तें अधिरोपित की जा सकती है जो उसके पुनर्वास में सहायक हो, जैसे निर्धारित समय पर घर पर उपलब्ध रहने, नशाखोरी न करने या पीड़ित को प्रतिकर देने की शर्तें आदि। तो प्रत्येक मामले में जैसा अपराध होता है उसके अकॉर्डिंग उसकी सजा होती है, उसके अकॉर्डिंग उसकी शर्तें होती है, तो न्यायालय उस पर शर्तें लगा सकता है। भारत नहीं छोड़ने के संबंध में, नशा नहीं करने के संबंध में, प्रतिकर देने के संबंध में, या फिर और भी कोई शर्तें हों, न्यायालय को लगता है कि उस पर लगानी चाहिए तो यहाँ पे शर्तें लगा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को परिवीक्षा पर छोड़े जाने संबंधी आवेदन नामंजूर किए जाने की दशा में अपीलीय न्यायालय स्वप्रेरणा से उसके आवेदन पर विचार कर सकता है। जब विचारण न्यायालय प्रोबेशन पर उसे सुनता है तो वहां पे उसका आवेदन जब नामंजूर कर देता है तो अपीलीय न्यायालय स्वप्रेरणा से भी उसके आवेदन पर विचार कर सकता है। अधिनियम की धारा 7 के अनुसार परिवीक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्त के बारे में न्यायालय को प्रेषित की गई पूर्व दंडादेश रिपोर्ट गोपनीय प्रकृति की होती है ताकि इससे अभियुक्त की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। हमने धारा 7 को देखा था, इसमें बताया गया है कि जो रिपोर्ट होगी परिवीक्षा अधिकारी की वो गोपनीय मानी जाएगी। और इसी को धारा 12 आगे हम पढ़ते हैं, इसमें कहते हैं कि परिवीक्षा पर छोड़े गए अपराधी किसी भी नियोग्यता से ग्रस्त नहीं होता। इसका कारण यही है, यदि उसकी ये बात सामने आ जाए कि वो एक व्यक्ति अपराधी है तो वो नियोग्य हो जाता है और समाज में उसकी जो छवि है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उसकी छवि को बनाए रखने और वापस वो अपने आप में सुधार कर सके, समाज की मुख्य धारा में मिल सके, तो इसीलिए उसको गोपनीय प्रकृति का रखा जाता है। परिवीक्षा पर छोड़े गए अभियुक्त के प्रति कोई नियोग्यता लागू नहीं होती तथा वह इसे लांछन नहीं माना जा सकता, अतः वह एक सामान्य नागरिक जैसा निष्कलंक जीवन व्यतीत करता है। यह है अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रमुख लक्षण। और इसको सामान्य तौर पर देखा जाए तो ये अपराधी को एक नई दिशा की ओर ले जाने के लिए बनाए गए हैं। अब न्यायालय द्वारा क्या क्या बातों को ध्यान में रखा जाएगा। किसी सिद्धदोष अपराधी को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़े जाने से पूर्व न्यायालय द्वारा निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। पहला है, जहां तक संभव हो दंड अधिरोपित किए बिना ही अपराधी को परिवीक्षा पर छोड़ा जाना चाहिए। तो जब विचारण चल रहा होता है, चाहे वो समन ट्रायल हो, वारंट ट्रायल हो, सेशन ट्रायल हो, कोई भी ट्रायल हो, जब उसे दंड की बात आती है, दंड देने की, तो उससे पहले उसे परिवीक्षा पर सुना जाता है। और जहां तक हो सके छोटे अपराध के संबंध में है तो परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है। तो यहाँ पे यही कहा है कि दंड अधिरोपित किए बिना ही उसे परिवीक्षा का लाभ दिया जाना चाहिए। दूसरा है, परिवीक्षा आदेश में परिवीक्षाधीन अपराधी को स्वयं को सुधारने के लिए एक निश्चित समय अवधि निर्धारित की जानी चाहिए। यहाँ पर समय अवधि निश्चित होना आवश्यक है ताकि उसे उन्मुक्त किया जा सके और न्यायालय पर भी उस अपराध के संबंध में, उस विचारण के संबंध में लंबी कार्रवाई नहीं हो। तो यहाँ पर जैसे हमने धारा 4 पढ़ते हैं उसमें 3 वर्ष का बंद पत्र भरवाया जाता है और पर्यवेक्षण आदेश दिया जाता है तो न्यूनतम 1 वर्ष अधिकतम 3 वर्ष का होता है। तो एक निश्चित अवधि निर्धारित की जानी चाहिए। उक्त अवधि में परिवीक्षा अधीन अपराधी को परिवीक्षा के पर्यवेक्षण और देखरेख में रखा जाना चाहिए। इससे क्या होता है, परिवीक्षाधीन अपराधी को की प्रगति के बारे में न्यायालय को समय समय पर सूचना मिलती रहे, वह उन्मुक्ति का पूरा लाभ उठाते हुए स्वयं को समाज में पूर्णतः पुनः स्थापित कर सके। तो पर्यवेक्षण पर रखना आवश्यक है, इसीलिए परिवीक्षा अधिकारी की नियुक्ति की गई है ताकि न्यायालय को सूचना मिल सके अपराधी ने कोई भी गलत कार्य नहीं किया, शर्तों का पालन किया है और वो स्वयं को समाज में मिला रहा है। यदि परिवीक्षा पर छोड़ा गया अपराधी अपनी परिवीक्षा और अवधि
परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर लेता है तो उसका अपराध समाप्त हुआ माना जाना चाहिए। परंतु परीक्षा की शर्तों या किसी कानून का उल्लंघन करने की दशा में परीक्षा अधीन व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि उसे दंडित करके सजा दिलाई जा सके। तो हमने पहले पढ़ा था परीक्षा का अर्थ होता है दंड को निलंबित रखना। यदि वह शर्तों का पालन नहीं करता है तो उसका पुनः विचारण नहीं किया जाएगा, जबकि उसे दंडित किया जाएगा। अब यहाँ पर परीक्षा में क्या क्या हमने देखा अभी तक में। परीक्षा की जो मुख्य बातें होती है ऊपरी तौर पर नाम, उसका एक्ट नंबर, अधिनियम होने की तारीख, लागू होने की तारीख, उद्देश्य और सभी 19 धाराएं, और यहाँ पे उसके प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं, कोर्ट को क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। अब एक बात तो हम और देखते हैं, परीक्षा और पैरोल ये दोनों क्या है। पैरोल पर भी छोड़ा जाता है, परीक्षा पर भी छोड़ा जाता है, लेकिन क्या अंतर है इन दोनों में। तो अब हम इसको डिटेल में। और पैरोल, परीक्षा की भांति पैरोल भी अपराधी के पुनः स्थापन हेतु एक सुगम उपचारात्मक तरीका है। यद्यपि सरसरी तौर पर यह दोनों समान प्रतीत होते हैं, लेकिन दोनों में पर्याप्त अंतर है जो निम्नानुसार है। जैसे परीक्षा एक न्यायिक कार्य है जबकि पैरोल अर्ध न्यायिक कार्य होता है, क्योंकि अपराधी को परीक्षा पर छोड़े जाने या न छोड़े जाने का निर्णय न्यायालय या मजिस्ट्रेट करता है, जबकि अपराधी को पैरोल पर छोड़े जाने का निर्णय पैरोल बोर्ड द्वारा लिया जाता है। तो यहाँ पे इसको पढ़ने से ही आप समझ गए होंगे ये न्यायिक कार्य और अर्ध न्यायिक कार्य है, क्योंकि न्यायालय द्वारा परीक्षा पर छोड़ा जाता है जबकि पैरोल पर छोड़ने का कार्य पैरोल बोर्ड करता है। परीक्षा में अपराधी होने की नियोग्यता लागू नहीं होती। हमने धारा 12 पढ़ी थी अभी, कोई भी नियोग्यता लागू नहीं होती है और ना इसे लांछन माना जाता है। लेकिन पैरोल पर छोड़े जाने वाले अपराधी के प्रति अपराधी होने की नियोग्यता लागू होती है और इसे लांछन माना जाता है। हमने देखा कि परीक्षा का लाभ दंड देने से पहले ही किया जाता है, जबकि पैरोल जब व्यक्ति सजा भोग रहा होता है उसके दौरान में दिया जाता है। तो यहाँ पर वो भोग ही रहा है, वो एक अपराधी माना जाता है, जबकि परीक्षा की शर्तों का पालन कर लिया जाता है तो उसे उन्मुक्त कर दिया जाता है और किसी प्रकार की नियोग्यता उस पर लागू नहीं होती है। लेकिन पैरोल पर छोड़े गए अपराधी के संबंध में नियोग्यता वैसे ही लागू होती है जैसे वो एक अपराधी है। परीक्षा एक दंडित होने के पूर्व की प्रक्रिया है, जबकि पैरोल कारावास से दंडित किए जाने के पश्चात की प्रक्रिया है। अभी हमने देखा कि दंड अधिरोपित करने से पहले परीक्षा का लाभ दिया जाना चाहिए, जबकि पैरोल में क्या होता है, जब सजा का 1/3 बाद अपराधी द्वारा भुगत लिया जाता है तो उसके पश्चात पैरोल बोर्ड द्वारा अगर सही लगता है, समीचीन लगता है तो उसे पैरोल पर छोड़ा जा सकता है। परीक्षा अधीन अपराधी को सुधारात्मक उपचार लेने वाला व्यक्ति माना जाता है, जबकि पैरोल को दंडित किए जाने के बाद उपचारात्मक अभिरक्षा के अधीन माना जाता है। एक मुख्य अंतर है, यहाँ पे परीक्षाधीन अपराधी स्वयं में सुधार करता है, जबकि पैरोल में वो सुधार वाली वो बात नहीं होती है, जबकि वो एक उपचार प्राप्त करता है ताकि वो अपने आवश्यक कार्यों को निपटाने के लिए कुछ टाइम के लिए मुक्त किया जा सके। परीक्षा दंड का ऐसा स्थान है जो अपराधी को दंड के स्थान पर प्रतिस्थापित होता है, परंतु पैरोल कारावास भोग रहे ऐसे बंदियों के कारावास में अनेक सदाचरण के एवज में मिलने वाली मुक्ति है, जिसकी पात्रता उन्हें सजा की 1/3 अवधि बिता लेने के बाद होती है। तो दंड परीक्षा क्या होता है, अपराध के स्थान पर होता है, जबकि पैरोल क्या होता है, जब बंदी 1/3 सजा भुगत लेता है तो उसके बाद में उसमें कुछ अच्छा आचरण रहेगा या कुछ शर्तें लगाकर उसको मुक्त किया जाता है। तो ये दोनों में अलग है, वो सजा होते हुए पैरोल दिया जाता है, जबकि परीक्षा सजा के स्थान पर दिया जाता है। यहाँ पर परीक्षा और पैरोल दोनों में हम तो ऊपरी तौर पर हमने पूरे एक्ट को देखा, क्या है ये एक्ट, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। अब हम आगे इसके जो धाराएं हैं उसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, क्योंकि जनरली तौर पर इसको हम समझ लेते हैं कि हम जिस एक्ट को पढ़ रहे हैं वो कहना क्या चाह रहा है, क्यों इसका बनाया गया है, तो उसे आगे पढ़ना आसान हो जाता है। अब हम धाराओं से अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।